वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। तो राज्य का अर्थ हुआ राष्ट्र, राष्ट्र के नीति और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार को जो नीति के निर्माण में आपस में संबंध होते हैं, उन बहुमूल्य निर्देशों को क्या कहा गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत कहा गया है। और जो यह निर्देशक सिद्धांत है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव के सुझाव पर संविधान की प्रारूप समिति में शामिल किए गए थे। इनकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली। हमें ये कहाँ से ग्रहण किए हैं? हमने इसको आयरलैंड के संविधान से। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में व्यवस्था की गई है। तो हमने अब बात करी थी इसकी भूमिका के बारे में। अब बात करते हैं इसके उद्देश्यों के बारे में। हमने किसी भी संविधान से कुछ भी प्राप्त किया है तो उनके पीछे उनका कुछ उद्देश्य भी होगा। तो इनके दो उद्देश्य थे। एक था आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, कि आर्थिक रूप से प्रबल व्यक्ति बने समाज में, और समाज में जो सामाजिक लोकतंत्र है उसकी स्थापना हो, किसी भी तरह का भेदभाव न हो। और अगला था, दूसरा जो इसका उद्देश्य था वो था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी का मतलब है कि ऐसा राज्य जो अपनी प्रजा, अपने जनता की कल्याण के रास्ते पर सहायता करे, उनका कल्याण करे। अब बात करते हैं इनमें किस तरह के तत्वों का मिश्रण है। तो इसमें पहला जो मिश्रण है वो है समाजवाद का। समाजवाद ऐसा सिद्धांत है जिसमें कि समाज में किसी भी तरह के भेदभाव रहित समाज का निर्माण करना, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव न हो, ऐसे समाज की हमने स्थापना करनी है। गांधीवादी विचार थे। गांधीवादी विचार को आप व्यक्तिवादी विचार भी कह सकते हो, जहाँ इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं करना और व्यक्तियों के सम्मान के ऊपर कार्य करना है, उनके कल्याण के रूप में कार्य करना है। उदारवादी, उदारवादी का मतलब है कि आप उनके प्रति ऐसे उदार नीति को निर्माण करोगे जिसमें व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। ये था मिश्रण। और इससे पहले हमने बात करी थी उद्देश्य के बारे में। अब बात करते हैं राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है 36 से 51 के अनुच्छेद में, उनके बारे में। तो जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36, उसमें बताया गया है राज्य की परिभाषा। यानी कि आप जब भी स्टार्ट करोगे किसी भी चीज़ का, तो उसमें क्या होगा, उसका अर्थ पता होना चाहिए। इसका मतलब कि 36 में उसकी परिभाषा के बारे में बताया गया। और अगला था अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि न्याय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि आप इसकी मांग नहीं कर सकते हो, किसी भी न्यायालय में इसको आप चुनौती नहीं दे सकते हो। अगला था अनुच्छेद 38, जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना के बारे में बताया गया। अब आप ये बताइए, जब आपको इसका न्याय पता चल गया कि न्याय नहीं ले सकते, तो इसमें भी कुछ ना कुछ न्याय होगा, जिसमें आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना था। अगला है अनुच्छेद 39, जिसमें बताया गया है कि संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन। जब आप सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रबल हो जाओगे तो उसमें क्या होगा कि संसाधनों का उचित वितरण भी हो जाएगा, समान रूप से आपस में बांट भी दिए जाएंगे, और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था स्थापित कर दी जाएगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39 कै के बारे में, जिसमें समान अवसरों के आधार पर न्याय देना है। यानी कि ऐसे अवसरों का निर्माण करना जिसमें समान रूप से न्याय की प्राप्ति हो सके। इसमें संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1974 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 40 के बारे में, जिसमें है ग्राम पंचायत की व्यवस्था के बारे में। इसमें थोड़ा और विस्तृत रूप धारण किया था, जो कि ग्राम पंचायतों के बारे में बात की गई थी। उसके बाद है अनुच्छेद 41, कुछ दशा में काम करने के अवसर। अब आप ये बताइए, जब भी आप ऐसी दशा में काम करोगे जो कि आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो उनके लिए भी राज्य ऐसे ही कार्य करेगा कि वह व्यक्ति भी अपनी रोजी रोटी को कमा सके। अगला है अनुच्छेद 42, जिसमें कार्य न्याय संगति से हो, मानवीय दशा से हो। यानी कि आप किसी भी दशा में कार्य करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो ये अनुच्छेद है कि समान दशा हो, व्यक्ति मान लीजिए
अगर लंगड़ा व्यक्ति है तो उसके लिए यह काम बढ़िया है, वह बोझ थोड़ी ना उठा पाएगा। लंगड़ा व्यक्ति कोई बोझ थोड़ी ना उठा पाएगा, तो उसके लिए मानवीय दशा होनी देखनी जरूरी है। उसके बाद है अनुच्छेद 43, जिसमें निर्वहन मजदूरी और कुटीर उद्योग के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 के बारे में। इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है कि समान नागरिक संहिता क्या है। आप अनुच्छेद 44 से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 समान है, 4 और 4 समान है, तो समान नागरिक संहिता का इसमें व्यवस्था की गई है। अगला है अनुच्छेद 45, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु की दशा में शिक्षा दी जाएगी। इसमें संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन किया गया जो कि 2002 में था। इसमें ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें शिक्षा सभी को प्राप्त हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 46, जिसमें अनुसूचित जनजाति और जाति के बारे में बताया गया है, जो कि है शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय के बारे में, कि इन्हें इन आधार पर समान अवसर प्राप्त कराए जाएंगे। अगला है अनुच्छेद 47, जिसमें नशा, पोषण और स्वास्थ्य के बारे में बात की गई है। आप ये बताइए, जब शिक्षा प्राप्त हो जाएगी सभी को, आर्थिक हित भी प्राप्त हो जाएगा और सामाजिक जो न्याय है वो भी प्राप्त हो जाएगा, तो क्या होगा कि उसमें नशा जो व्यक्ति करेगा वो उसमें बंद कर देगा अपने आप का नशा, और उसमें पोषण आहार के बारे में भी बात करेगा और वो स्वस्थ रहेगा। जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो अनुच्छेद 48 में क्या होगा, वो खाली तो बैठ नहीं सकता, तो वह कृषि कार्य करेगा, पशुपालन करेगा, दुधारू पशुओं के लिए विकास संबंधी कार्य कराएंगे। सरकार जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें दुधारू पशुओं के लिए विकास कार्य के बारे में बताया गया है। जो कृषि है, पशुपालन है, पशुपालन के लिए क्या जरूरी है, एक ऐसे वातावरण की जरूरत है जिसमें वह अपने भोजन को भी प्राप्त कर सके। तो उसके लिए क्या किया गया है कि अनुच्छेद 48 कै में पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है, जिसमें संशोधन किया गया था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 49, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उनका संरक्षण करना। यह भी राज्य का जो कर्तव्य है वो बनता है कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करे। और उसके बाद है अनुच्छेद 50, जिसमें कार्य प्रणाली और न्याय प्रणाली का पृथक्करण किया गया है। अब आप ये मानकर चलिए कि जो 50-50 है, यानी दोनों में अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसके आधार पर आप इसे लिख सकते हैं, यानी कि 50-50 के आधार पर इसमें पृथक्करण, न्याय का और कार्य का अलग अलग पृथक्करण किया गया है। लास्ट में है अनुच्छेद 51, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं इसकी आलोचना के बारे में। पहली आलोचना है कानूनी शक्ति का अभाव। संविधान के अनुच्छेद में के अनुसार इन सिद्धांतों के पीछे कानूनी शक्ति नहीं होती, यानी कि आप जब भी इनके पीछे कोई ऐसे कार्य को तलाशते हैं जिसमें यह अपनी बाध्यकारी शक्तियों को और फैलाते हैं, यानी कि ऐसे कार्य जो आपको लगता है ये गलत कर रहे हैं, तो आप इसके लिए न्याय नहीं जा सकते। इन शक्तियों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं होती, जिस कारण यह सिद्धांत राजनीतिक दलों के लिए घोषणा मात्र बनकर रह जाते हैं। यानी कि आप ये मान लीजिए, जब भी कोई भी चुनाव होता है तो वो अपना घोषणा पत्र देते हैं कि कोई भी पार्टी हम आएंगे तो ये करेंगे ये करेंगे। ऐसी ही ये नीति बनाकर बैठे हैं कि जो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वह उनके राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र बनकर रह जाते हैं, जो बोल तो देते हैं लेकिन उन्हें अमल में नहीं ला सकते। और उनके पीछे कोई ऐसी शक्ति भी नहीं होती कि हम उनको प्रेशर में डालकर उनसे मनवा लें। केवल एक कारण हो सकता है, जब भी आपको ये लगेगा कि ये सरकार बात नहीं मान रही है या कोई ऐसे नियमों को और बदलाव करने की ज़रूरत है, जब भी ये बदलाव नहीं होंगे तो अगली बार जनता अपनी सरकार को बदल देगी। तो केवल एक तरह से इनका जो मुकाबला किया जा सकता है। दूसरी जो आलोचना है वो है साधनों की अपेक्षा केवल उद्देश्यों की व्यवस्था करता है, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन नहीं बताता। यानी कि जो भी इनके उद्देश्य हैं, उद्देश्य बता दिया कि हम शिक्षा को प्रबल बनाएंगे, उसमें ऐसे संशोधन करेंगे, हम ऐसे कार्य करेंगे, ये तो बता देते हैं, लेकिन उनका रोड मैप नहीं बता पाते कि हम इसको किस लेवल में किस तरह से इसमें परिवर्तन करेंगे।
तो इनकी भी अपेक्षा देखने को मिलती है। जो तीसरी आलोचना उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है सिद्धांत केवल खोखले वादे तथा पवित्र भावनाएं हैं। इनके वादे तो जो खोखले लगते हैं, यानी कि जो इसमें लिख दिया वो लगता है कि ये क्या वे पूर्ण रूप से वे कर पाएंगे, ऐसा नहीं लगता। लेकिन उनकी भावना, इनके पीछे की जो उनकी भावनाएं हैं वो पवित्र लगती हैं। जब भी आप इनके बारे में देखें कि राष्ट्र में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करेंगे, तो इनकी जो भावना है वो तो ओरिजिनल लगती है कि हाँ ये चाहते हैं। जब ये सोचते हैं कि इस देश से यह अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, तो कई बार होता है कि वो संबंध बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे में इनके जो वादे हैं वो खोखले बनकर रह जाते हैं, क्योंकि इनके पीछे कोई कानूनी दबाव नहीं होता, लेकिन इनके सिद्धांत पवित्र होते हैं। इसमें भी ये बताया गया। और जो चौथी आलोचना है वो है अनावश्यक, जरूरी नहीं था। यदि हम कानूनी, व्यवहारिक तथा उपयोगिता की दृष्टि से इसे देखें तो संविधान में होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि यह होते और न होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल एक पॉइंट था इसके होने और न होने में, कि इसके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, इनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जा सकता। केवल यही कारण है इनके होने और न होने में। अब बात करते हैं इसकी उपयोगिता। जो इनकी पहली उपयोगिता है वो है सरकार के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। कोई भी शासक दल अपनी प्रजा को ऐसे कार्य में उलझा नहीं सकता कि जिससे वह भटक जाए। अगर ऐसा वे करते हैं, अगर जनता को वो दुखी करते हैं, तो क्या करेंगे, अगली बार वो चुनाव में उसे बदल देंगे, उसको समर्थन नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है। हमने इससे पहले भी बात करी कि जब भी अगर इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं होगी तो इनके पीछे जनमत का कार्य होगा, तो इसमें परिवर्तन कर देगी जनता। अगली है नीति निर्देशक सिद्धांत के पीछे जनमत की शक्ति का होना। कोई भी सरकार जनमत की अवहेलना नहीं कर सकती है। यदि वह ऐसा करती है तो जनता अपनी सरकार को हटा सकती है, बदल सकती है। जो इसकी तीसरी उपयोगिता है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की संभावना। यानी कि मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो समान है। व्यक्ति को जब भी मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं तो वो अपना विकास करता है, और जब राज्य को उसके नीति और निर्देशक सिद्धांत मिलते हैं तो वो अपना कार्य करता है और जनता का विकास करता है। अगला है फोर्थ उपयोगिता इसकी। इसकी चौथी उपयोगिता है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व। कैसे है, जो अनुच्छेद इसमें बताया गया है लास्ट में 51 में, वो क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। यह भारत की नीति का एक महत्वपूर्ण योगदान है। हमने हमेशा की तरह ही विश्व शांति की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। और लास्ट है इसकी उपयोगिता पांचवी, जो कि है शिक्षा का महत्व। तो इसमें अनुच्छेद 45 में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो आज की वीडियो में हमने बात करी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई भी तरह, किसी भी तरह का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन ज़रूर बताएं कि आपको क्या डाउट है। उसको हम आपके पास जल्द से जल्द आंसर करेंगे, जिससे आपको वह समझ में आ जाए। यदि आपको कोई फीडबैक देना है तो आप फीडबैक कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।